हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 11 ऑफ वेव्स यानी तरंगों का। और आज हम पढ़ेंगे 14.6 एग्जाम्पल को जो इसकी रिलेटेड है विस्पन से। ठीक है, यानी बीट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपने इससे पहले बीट नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ लीजिए। ओके, पहले हम ये समझते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बीट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो एक बीट से जुड़ा हुआ आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, तो एक ऐसा फैक्ट आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक संगीत स्तंभ होता है। संगीत स्तंभ क्या होता है? यानी एक ऐसा स्तंभ, एक ऐसा खंभा आप कह सकते हैं जिससे एक संगीत निकलता है। यानी उससे क्या होती है, एक आवाज निकलती है, म्यूजिक आपको सुनाई देता है उस स्तंभ को क्या करने पे, खटखटाने पर। ओके, उस स्तंभ को आप खटखटाते हो, उस आपको ठट्टा करते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है, म्यूजिक, एक साउंड आपको सुनाई देती है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको दिखाई देगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे। बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे जिनके स्तंभ कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जिसको बजाने पर हमें क्या सुनाई देती है, एक संगीत की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, इन्हें आप कह सकते हो कि यहाँ पर बीट्स का कहीं ना कहीं यूज हमें दिखाई देता है। जैसे कि आप देखेंगे कि तमिलनाडु में एक नेल्लापर मंदिर है जिसमें एकल शिला, ठीक है, एक शिला यानी एक खंबा आपको दिखाई देगा। मैं उत्खनन ऐसे स्तंभों का समूह है जिनको धीरे से टक टक टकाने पर आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो मूल स्वर होते हैं, दैट इज सारे ग म प धा नि सा, तो वो आपको सुनाई देता है वहां पे। ठीक है, इन स्तंभों के कंपन उनके इस्तेमाल किए गए पत्थर की प्रत्यास्था, घनत्व व स्तंभों के आकार पर निर्भर करते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि इनको बजाने पर हमें एक संगीत की आवाज सुनाई देती है। तो जो आप डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक स्तंभ, ये ऐसे हम्पी, जो आपने सुना होगा हम्पी में, तो हम्पी के मंदिर का एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसे हमें संगीत स्तंभ इसको कहा जाता है। स्ट्रेट, हाँ। तो ये आपको जो संगीत स्तंभ में दिखाई देते हैं इन मंदिरों में, उनको हम तीन श्रेणियों में बांटते हैं। ये पहली श्रेणी होती है श्रुति स्तंभ, जो कि प्राथमिक हमें स्वर सारे गमपा इनसे हमें सुनाई देते हैं। दूसरे श्रेणी के ऐसे स्तंभ होते हैं जिनको कहा जाता है गण धूकर, जिनसे हमें रागों के मूल ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। तीसरी जो श्रेणी होती है वो लय धुंगर होती है, जिनको थाप लगाने पर हमें ताल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो है ये म्यूजिक से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे सुनाई देते हैं। जो ये नेल्लापर मंदिर है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये पांड्य कुल के शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी में बनाए गए थे, यानी 7th सेंचुरी के ये मंदिर है। जो कि उस समय के जो राजा महाराजा थे पांड्यन कुल के वंश से, उन्होंने ये मंदिर बनवाए थे। इसके अलावा और एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं, दैट इज हम्पी, जो कि हमने चित्र में देखा है। और कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम के जो मंदिर है वहां पे भी हमें ऐसे ही विशिष्ट प्रकार के मंदिर में हमें स्तंभ दिखाई देते हैं जिन्हें संगीत स्तंभ कहते हैं। ऐसी जो संरचना होती है आपको दुनिया के किसी भी भाग में नहीं दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश की विशिष्टता है जो हमने इस तरह के खंभों को यहाँ पे डिजाइन किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 14.6 की तरफ। तो 14.6 जो एग्जाम्पल है उसमें ये कहा गया है कि दो सितार है। ओके, दिस इज अ वायलिन। दो सितार की डोरियां हैं, एक डोरी हमारे पास ए, दूसरी डोरी है बी, एक ही साथ धार धर से बजा रही है। यानी उन दोनों तार को जो है, उन दोनों डोरियों को जो हमने एक ही साथ में बजाया, लेकिन क्या हुआ कि दोनों ही स्वरों में थोड़ा अंतर हो गया। देखो, थोड़ा अंतर हो गया मतलब हमें बीट्स उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा अंतर होने के कारण जो है हमें 5 हर्ट्स आवृत्ति के विस्पंद हमें सुनाई देगा। हम जानते हैं थोड़ा भी अंतर अगर आवृत्ति में हो जाएगा तो वहां पे हमें बीट्स सुनाई देती है। तो कितनी बीट्स हमें सुनाई देगी? 5 हर्ट्स की आवृत्ति के बीट्स सुनाई देती है। जो डोरी बी है उसमें तनाव में वृद्धि होने पर, कुछ वृद्धि करने पर विस्पंद की आवृत्ति घट जाती है और 3 हर्ट्ज वहां पे रह जाती है। यानी अब हमने सेकंड सिनेरियो में क्या करा है, जो बी वाले तार है हमारे पास, बी वाली जो डोरी है, उसमें हमें तनाव दिया, यानी टेंशन उसका बढ़ाया गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो विस्पंद था, जो बीट्स थी, उसकी आवृत्ति में थोड़ा क्या हुआ, थोड़ी गिरावट आई। दैट इज 3 हर्ट्ज वो आवृत्ति हो जाती है विस्पंद की। यदि ए की जो आवृत्ति है वो हमारे पास 427 हर्ट्स है, तो बी की मूल आवृत्ति क्या होगी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ करके आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लगने वाला है बीट्स का कॉन्सेप्ट। और बीट्स के कॉन्सेप्ट से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज बीट्स में, कि वी बी बराबर होता है क्या, क्या होता है, V1 माइनस म्यू टू, सॉरी दिस इज म्यू टू, म्यू 1 माइनस म्यू टू, या यहाँ पे हम वन ना लिख करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए, क्योंकि हमारे पास दो आवृत्ति है, दो डोरी है, जो कि एक ए है और दूसरी क्या है, बी है। दिस इज बी ए एंड दिस इज बी बी। ओके,
तो हमें पता है कि जो ए की आवृत्ति है वो 427 है और बी की आवृत्ति हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो वी हैव टू कैलकुलेट म्यू बी, ओके। और म्यू ए हमें पता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इनमें से किसकी आवृत्ति ज्यादा है, ए की आवृत्ति या बी की आवृत्ति। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम जाते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ। सेकंड सिनेरियो में बोला जाता है कि जब डोरी बी है उसमें टेंशन बढ़ाया जाता है जब, तो क्या हो जाता है, आवृत्ति घट जाती है। जनरली हम ये जानते हैं कि किसी का भी टेंशन बढ़ाने पर क्या होता है, टेंशन बढ़ाने पर उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। तो हम ये मान लेते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वी बी है उसकी आवृत्ति क्या है, ग्रेटर देन है देन बी बी, म्यू ए सॉरी। क्योंकि डोरी बी में तनाव बढ़ जा रहा है और तनाव बढ़ने की वजह से उसकी हम ये मान लेते हैं कि उसकी आवृत्ति में जो है वो बढ़ जाती है। तो हमने कहा कि ठीक है, म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू ए। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी म्यू बी माइनस म्यू ए इज इक्वल्स टू, इसकी जो आवृत्ति हो गई कितनी हो गई है, दैट इज 3 हर्ट्ज। पर दिस इज नॉट आवृत्ति, दिस इज बीट, ओके। 3 हर्ट्ज हो गई। और हमें जानते हैं फर्स्ट में कि पहले कितनी थी इसकी, पहले हम देखते हैं कि म्यू बी माइनस म्यू ए इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज। यानी पहले ये 5 हर्ट्ज थी, उसके बाद ये कितनी हो गई है, 3 हर्ट्ज हो गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, एक विरोधाभास मिलेगा। विरोधाभास क्या मिलेगा कि हम ये कह रहे हैं कि पहले इसका विस्पंद 5 हर्ट्ज था, उसके बाद इसका विस्पंद हो गया 3 हर्ट्ज। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, क्योंकि हमने बी जो है, बी में तनाव दिया, उसका टेंशन बढ़ा, उसमें तनाव में क्या हुआ, वृद्धि हुई, जिसकी वजह से उसकी आवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। तो आवृत्ति में बढ़ोतरी होने की वजह से उसकी जो विस्पंद थी उसको बढ़ना चाहिए था, 5 से वो 3 हो गया, लेकिन राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं, अब हम ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था कि जो बी की आवृत्ति वो ज्यादा है, वो गलत था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए की जो आवृत्ति है वो ज्यादा है, डोरी ए जो है उसकी आवृत्ति डोरी बी से ज्यादा है। तब हम अपना जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि बी बीट इज इक्वल्स टू म्यू ए माइनस म्यू बी। इस फॉर्मूले को लगा करके अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि म्यू बी कितना आने वाला है। तो आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि डोरी में तनाव बढ़ने पर उसके कंपन में आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि डोरी बी की मूल आवृत्ति म्यू बी है, जो कि ए की आवृत्ति से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तब म्यू बी में और वृद्धि होने पर विस्पंदों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। परंतु विस्पंद आवृत्ति में हमें गिरावट पाई जाती है। अतः हम ये निष्कर्ष निकलता है कि वी बी बड़ा नहीं बल्कि वी ए बड़ा है। उसको निष्कर्ष निकालने पर हम यहाँ पे फॉर्मूला को लगा सकते हैं, दैट इज म्यू ए माइनस म्यू बी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। तो म्यू ए में पता है दैट इज 427 हर्ट्ज, और बी की जो आवृत्ति हो जाएगी वो निकल कर आ जाएगी, अगर आप फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगी 422 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे विस्पंद का जो है ये एग्जाम्पल भी देख लिया। तो उसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आपसे शर्तें थी कि आपको यहाँ पे विस्पंद पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सारांश, यानी इस चैप्टर के हम समरी को देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जाना है। तब तक के लिए थैंक यू।